Everyone, so in this particular lecture, we're going to cover unit number 9, that is legal aspects of business. All right, so we are going to cover all the topics which are important and along with that हम लोग सारी चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे. कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं क्विकली करवाने वाली हूँ. ठीक है, हम लोग सब कुछ इन डिटेल पढ़ेंगे. आप ये जो वीडियो है इसको 2x पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार ना देखें, 2-3 बार देख लें सो दैट आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही सब फीड हो जाएगा. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगी. चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ. सो हम लोग पहले कवर अप करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो की फीचर्स की अगर बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट जब फॉर्म होता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज योर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होने के लिए एक क्लियर ऑफर का होना ज़रूरी है और उसका एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. अगर किसी ने ऑफ़र नहीं दिया और दूसरी पार्टी ने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकता. ठीक है, सो दिस इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन होने के लिए ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों का होना ज़रूरी है. सेकेंड थिंग इज़ कंसिडरेशन. कंसिडरेशन होनी चाहिए, समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज. ठीक है, पहली चीज़ क्या हो गई, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. दूसरी चीज़ है आपकी कंसिडरेशन एंड थर्ड थिंग इज़ कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट. आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास लीगल कैपेसिटी नहीं है. दैट मीन्स अगर आप माइनर हैं या फिर बेसिकली लीगल एज के नहीं है या फिर अनसाउंड माइंड है, तो ऐसे लोगों को अलाउड नहीं है लीगली कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकें. ऑलराइट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो पार्टीज़ हैं इन्वॉल्व हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वो लीगली उनकी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड लीगल एज. नेक्स्ट ये फीचर की बात की जाए तो वह है फ्री कंसेंट. फ्री कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है. इसका मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है उसके अंदर जो कंसेंट ली गई है वो होनी चाहिए फ्री फ्रॉम कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड. ठीक है, किसी के दबाव के अंदर ना लिए गई हो वो कंसेंट, या किसी ने प्रेशराइज करके ना ली हो, या फिर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे के उस कॉन्ट्रैक्ट की कंसेंट ना ली हो और फ्रॉड के थ्रू ना ली हो. ठीक है, तो जो जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. राइट, नेक्स्ट फीचर की बात करी जाए तो वह है लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो आपने जिस भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है या कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है फॉर द इलीगल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है फॉर द पर्पस ऑफ इलीगल ऑब्जेक्ट्स तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड. दैट मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के आइज में वैलिड नहीं रहेगा. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस. अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड एज पर द अग्रीड टर्म्स. जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स को उसके अंडर ही परफॉर्म करना है. और अगर आप नहीं करते हैं तो दैट मीन्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट गया है. ठीक है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूट बेसिकली दैट कॉन्स्टिट्यूट टू अ ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर जैसे कैसे पता चलेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा टूट चुका है फिर ख़त्म हो चुका है. दैट मीन्स यहाँ पे कुछ रेमेडीज अवेलेबल है आपके पास जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा. जिसमें कुछ फॉर एग्जांपल आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए किया था. राइट, सो अगर आपने वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दी है दैट मीन्स आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ब्रीच हो गया क्योंकि आपकी कंडीशंस फुलफिल हो गई, आपने वो परफॉर्म भी कर दिया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म. फिर अगर कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, हो सकता है कि कोई आगे चाहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है. ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता है तो वो भी ब्रीच ही माना जाता है और इन एडवांस बताया तब भी ब्रीच माना जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, उस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है. दैट मीन्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे या फिर एग्रीमेंट्स जो आपने एंटर किए हैं वो विद देवर विद द इलीगल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, तो उस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. दैट मीन्स वो स्टार्टिंग से ही लीगल नहीं थे और वो स्टार्टिंग से ही वॉइड ही हैं. मतलब उनको कोई वो नहीं दिया जाएगा, उनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स. तो जब आप वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है ना कि एक पार्टी
ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ सकती है, ठीक है। बेसिकली दैट कैन बी वॉइडेड बाय वन पार्टी ड्यू टू अ स्पेसिफिक रीज़न। वो रीज़न आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि किस लिए आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है एंड आपने कंप्लीट नहीं किया है। या बेसिकली इट कैन बी, मतलब एक पार्टी कुछ रीज़न देके उससे हट सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की बात करें तो यहाँ पे द एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जैसे यूनिलेटरल हो सकता है, मतलब एक ही पार्टी इन्वॉल्व है जो जो मतलब कोई भी अपना काम है परफॉर्म करने वाली। दूसरा है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एंड इस तरह के कुछ टर्म्स हैं जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हमने फीचर्स देख लिए। सबसे पहले हमने की फीचर देखा था द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना जरूरी है, ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट इज द कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है। कंसिडरेशन बेसिकली मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज, राइट। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज हैं वो लीगल, उनके पास लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर हो गया आपका फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट किस तरह से, फ्री कंसेंट ऐसे कि आपका जो भी आपने कंसेंट लिया है वो नहीं होना चाहिए किसके थ्रू, कोर्जन के थ्रू या अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं लीगलिटी की बात करें तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो लॉफुल होना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया उसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे थे आपको उनके हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। और अगर आपने उनके हिसाब से परफॉर्म नहीं किया तो उसको क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके पास बहुत सारी रेमेडीज अवेलेबल है, जहाँ पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना चाहते हैं तो उसके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद में। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जिनका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं होता है। और वॉइडेबल में क्या होता है कि एक पार्टी नहीं करना चाहती है, वॉट एवर द रीजन इज, ठीक है, कोई स्पेसिफिक रीजन देके, तो दैट इज योर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से उनकी जो कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो लिखी होती हैं, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो गए फीचर्स। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो एलिमेंट है वो है ऑफर एंड द एक्सेप्टेंस, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था। तो पहला ऑफर। ऑफर क्या है कि जो एक पार्टी है वो उसको प्रॉपरली क्लियर एंड डेफिनेट ऑफर देना है दूसरी पार्टी को। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हैं उनको ऑफर देना है, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी है उसको एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है एंड कम्युनिकेट कर देती है, दैट मीन्स उन लोगों का जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जैसे मैंने आपको बताया, कंसिडरेशन बेसिकली समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। इट कैन बी अ प्रॉमिस, एक्ट और फॉरवेंस, ऑलराइट। अब रिक्वायरमेंट की बात करी जाए इसकी तो जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए एंड रियल होनी चाहिए। इट डज नॉट नीड टू बी एडवोकेट, जरूरी नहीं है कि पूरी हो, बट हाँ रियल और क्या होनी चाहिए, लॉफुल होनी चाहिए। बोथ द पार्टीज मस्ट प्रोवाइड सम वैल्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम जब बात करी थी तो वही है, अगेन लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स साउंड माइंड होना चाहिए एंड द पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। अभी मैंने फ्री कंसेंट की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंसेंट क्या होती है कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से जेन्युइन और फ्री कंसेंट आनी ज़रूरी है। वो किसी भी कोर्जन, इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड के थ्रू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये कोर्जन क्या होता है, ये आपके सवाल आया होगा, है ना। तो कोर्जन इज बेसिकली द थ्रेट और द प्रेशर यूज टू कंपेल समवन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कोई ऐसे पोजीशन में था कि वो दूसरे को प्रेशराइज कर रहा था, फिर डरा धमका के उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा लिया। तो अगर उसने इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो अगर कोई भी पार्टी अनफेयरली दूसरे इंसान को प्रेशराइज करती है, अपना इन्फ्लुएंस डालती है कि तुमको अग्री करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए, दैट मीन्स उस कंडीशन के अंदर भी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाएगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। किसी ने झूठ बोल के या कुछ भी फॉल्स स्टेटमेंट्स दे के दूसरी पार्टी को बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लो, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बने हैं तो भी उसको क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं दिया जा सकता, ठीक है, बिकॉज ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रॉड, ठीक है। अगर आपने जानबूझ के इंटेंशनली अनफेयर मीन्स यूज़ करके या फिर कुछ भी अनफेयर गेन के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं, ठीक है, फ्रॉड के इंटेंशन से, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ही वॉइड होते हैं। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं माना जाता है, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे मैंने पहले पढ़ा था, तो लॉफुल बेसिकली लॉफुल होना चाहिए। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी इलीगल ऑब्जेक्टिव के साथ नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर नहीं करना है जहाँ पर जो कि हो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी और मॉरलिटी, ठीक है। और अगर आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एंटर करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड तभी माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट असल में परफॉर्म किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक एक लड़का था, ठीक है, उसने लड़की को बोला मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? और उसने कहा कि चलो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं। लड़की ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना पड़ेगा तुमको अगर तुम लेके आ गए तो। बट अगर वो नहीं ला पाया तो वो तो पॉसिबिलिटी है कि वो नहीं ला पाएगा, कैसे लेके आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का अगर उसने प्रॉमिस करके या फिर जो भी है, पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं इसकी, तो ये तरह का जो होगा इसको क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर भी लिया आपने तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है परफॉर्मेंस की, राइट। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो होना चाहिए केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब जो भी आपने मेंशन किया है कि हाँ मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये फलाना काम करूँगा, तो वो काम ऐसा होना चाहिए कि रियलिटी में पॉसिबल हो करना, ठीक है। अदरवाइज उसको लीगल इलीगल या फिर वॉइड माना जाएगा, ठीक है। सर्टेनिटी की बात करें तो यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी कॉन्ट्रैक्ट में वो एकदम क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह का ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए जिससे आपको एम्बिगिटी हो रही है, वो पता नहीं चल रहा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या कुछ चीज़ को भुला दिया है। पूरी प्रॉपरली आपने जो चीज़ें हैं वो नहीं मैंशन करी हैं, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको प्रॉपरली सारी क्लियरली टर्म्स को जो है मैंशन करना पड़ेगा। Next is complete agreement. The contract should cover all the essential aspects of the agreement, leaving no significant gaps. हाँ जी, तो एक है आपका लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप ओरल हो सकते हैं, ठीक है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि राइटिंग में होने बहुत ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी कुछ आपने सेल करी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो उसके अंदर आपको बेसिकली आपको प्रॉपरली रजिस्टर करना पड़ेगा स्पेसिफाइड लॉ के अंदर, तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट को लीगल माना जाता है, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने इससे पहले पढ़े थे वो आपके क्या थे? फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बाद में जो हमने पढ़े हैं वो है एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको एंटर करना है, बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए? सो ये एलिमेंट्स होने चाहिए। कौन सा? पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरा आपका कंसिडरेशन होना चाहिए प्रॉपर, फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए, फिर फ्री कंसेंट से होना चाहिए, ऑलराइट। नेक्स्ट लीगल या कह सकते हैं लॉफुल ऑब्जेक्टिव के साथ होना चाहिए, और जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। नेक्स्ट सर्टेनिटी रहनी चाहिए, एंड देन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको कंपाइल कर बेसिकली लीगल फॉर्मेलिटीज़ को मानना है, ठीक है।